रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का दूसरा भाग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी विटामिन होता है और जल में अघुलनशील के, ई, डी और ए होता है। इसको हम तालिका के रूप में देखेंगे कि किस विटामिन के प्रकार और उनकी कमी से होने वाला रोगों के लक्षण और विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए की कमी से रोग जो होगा वो रतौंधी होगा और लक्षण क्या है इसके, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। लक्षण क्या है, थकावट हो जाना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना। और स्रोत में यकृत, संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की हुई दालें आदि। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। मसूड़ों से खून आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, घाव भरने में समय लगता है। और इसके स्रोत हैं खट्टे रसीले फल, संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला आदि। विटामिन डी रिकेट्स इसकी कमी से होता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। लक्षण क्या है, हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी, मछली का तेल और दूध, अंडा। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमता है, कटने के बाद खून जल्दी से रुकता नहीं। अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक और बंद गोभी इसके स्रोत हैं। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि हमारे शरीर में किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अभावजन्य रोग खनिजों की कमी से भी होते हैं। ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य और उचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रमुख खनिज हैं। लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 ग्राम। एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़, वे फल और सब्जियां जो कटने के बाद काले पड़ने लगते हैं, सेब, केला, आलू खाना चाहिए। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। आजकल आयोडीन नमक के साथ मिला हुआ आता है। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हमें कैल्शियम दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। फास्फोरस ये भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है। हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे भोजन में से विटामिन और खनिज नष्ट न हो और हमारा भोजन संतुलित रहे। सब्जियां काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ न हो। दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए और सदैव खाना ढककर पकाना चाहिए। खाना पकाते समय हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार, कुछ रोग हैं जिनका उपचार हम घरेलू घर में रखे वस्तुओं से कर सकते हैं, सामानों से कर सकते हैं। तो दांत दर्द अगर होता है तो हींग का चूर्ण और लौंग का तेल, पेट दर्द हींग, अजवाइन, आम बुखार हो तो मेथी की चाय, घाव लगने पर हल्दी का लेप, मोच हो तो हल्दी और चूने का लेप, आँख की सूजन हो तो धनिए के बीज और आँखों में जलन हो तो खीरा, चायपत्ती की पट्टी, गला खराब हो तो अदरक और गुड़
बदहजमी हो तो सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। कचरा बीमारियों की जड़। हम ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती है और गंदगी फैलती है कचरे से। जब हम कचरा इधर उधर सड़क पर, बसों में, रेलगाड़ियों में, गलियों में फेंक देते हैं तब गंदगी फैल जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। इसलिए हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, जैसे फल सब्जियों के छिलके, अंडे का छिलका, कागज़, चाय पत्ती, सूखी पत्तियां आदि। जैव अनिम्नीकरण कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं और वातावरण को दूषित कर देते हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, कीले, प्लास्टिक आदि। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं, कचरा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण में फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके और कागज़ और पत्तियाँ होती हैं, और जैव अनिम्नीकरण में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक होते हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैव निम्नीकरण कचरा उपयोगी होता है, हम इस कचरे से कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। इस खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए जैव निम्नीकरण कचरे को मिट्टी में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद कचरा पूरी तरह से गलकर काला हो और दुर्गंध रहित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वानस्पतिक खाद तैयार है। जैव अनिम्नीकरण कचरे को शहर के बाहर जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं वहाँ डाल दिया जाता है, जिससे भराव क्षेत्र कहते हैं। इस भराव क्षेत्र में कचरे को मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब उस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी कचरे का उपयोग कर लिया जाता है और वातावरण को और स्वच्छ रखा जाता है। कचरा कम करने के उपाय। जैव अनिम्नीकरण कचरा ही हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी तो जानवर पॉलीथीन के थैलियों को निगल जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि की वस्तुएं नालियों को जाम कर देती हैं, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है और घरों में घुस जाता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस तरह के कचरे को कम से कम वातावरण में डालें। निम्नलिखित उपायों से हम कचरा कम कर सकते हैं। तो उपाय देखते हैं, किन उपायों से हम कचरा कम कर सकते हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम कर सकते हैं, उनके स्थान पर कागज़ या कपड़े की थैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे बोतल, थैलियाँ आदि का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कांच, प्लास्टिक आदि को पुनः चक्रित करके और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैव निम्नकरणीय कचरे का प्रयोग वानस्पतिक खाद बनाने के लिए करना चाहिए। अतः कचरा दूर करने के लिए हम 3R का प्रयोग कर सकते हैं। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। रिड्यूस कम उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण, रीयूज पुनः उपयोग। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है और उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस अभियान का नारा है, न गंदगी करेंगे न करने देंगे। आइए सीटेट में यहाँ से जितने भी प्रश्न बने हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है कांच के जार। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन देखते हैं, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, दूसरा है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, तीसरा है उनसे धूल को हटाने के लिए, और चौथा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर
तेल की परत में फंस जाते हैं। दूसरा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तीसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। और चौथा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, दूध पनीर, क्योंकि प्रश्न कर रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो आप प्रश्न करते समय ये नहीं को ज़रूर ध्यान रखिएगा, अक्सर गलती यहाँ पे हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो कौन बीज नहीं है, इसमें आप देखिए गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, सौंफ बीज है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। मैंने कहा कि आप इसका ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में ये नहीं जो है अक्सर पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जियों का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि जिनके भीतर बीज होते हैं आपको उन्हें बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं, टमाटर, नाशपाती और चीकू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, और नाशपाती और चीकू। तो इसमें देखिए कि किसमें जो सबसे ज़्यादा समूह को ले रहा हो और उसमें बीज हो, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। तो ये ऑप्शन देखेंगे मलेरिया, पोलियो, चेचक, निमोनिया। तो इसमें मलेरिया जो होता है रुके हुए पानी से होता है, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, पैदा होते हैं और वहाँ से मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना। तो अभी आपको बताया गया था कि संरक्षण करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आम, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से हमारे देश के लिए राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो किस राज्य में समुद्री मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार में ऐसा होता है नहीं, मिजोरम में होता है नहीं, गोवा में होता है, जो कि आपको ऊपर जब प्रश्न व्याख्या बताया जा रहा था तो वहाँ पे बताया गया था कि गोवा में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो कहने का मतलब है कि जिनकी पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग लाया जाता हो और उसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता हो, तो वो है सरसों। सरसों होगा। सरसों का साग भी खाते हैं लोग और सरसों के बीज से तेल भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। तो चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी होगा, चिकनगुनिया, डेंगू और
मलेरिया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो ये प्रश्न देखिए 2014 में पूछा गया है सीटेट में, और इसमें आपको बताया गया कि खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। तो तल कर, भिगो कर, भुन कर। भिगो देंगे तो कैसे बनेगा, तो वो बनाने का तरीका तो हुआ नहीं। सेक कर, तल कर, भुन कर, यही ऑप्शन सही होगा कि सेक कर, तल कर और भुन कर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, उबाल कर, गूँथ कर, भुन कर। तो यहाँ गूँथ कर में पकाने का तरीका नहीं है, और सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो सेक कर और उबाल कर तो बनाया जाता है, लेकिन बेल कर नहीं बनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, एनीमिया, बुखार, मियादी बुखार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे देश में किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो इस तरह का जो प्रश्न है अक्सर पूछा जाता है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो अभी जो प्रश्न आया था उसमें हुआ था कि गोवा, लेकिन यहाँ पे आंगन में भी लगाने की बात हो रही है। तो ये जो नारियल होता है सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है, इसलिए आप बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो लिंग हू फेन कहाँ का खाद्य है ये आपको बताया गया है। तो ये हांगकांग का खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। तो ये मलेरिया के लक्षण हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो गुजरात का जो खाद्य पदार्थ है जो खाने के लिए अक्सर प्राप्त होता है, उसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, ढोकली, चटनी, नींबू वाले चावल। तो ये ऑप्शन सही होगा। अन्य ऑप्शन भी देख लीजिए, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली, चटनी और बड़ा चटनी, पूरी, साग तथा ठंडा दूध। तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आयरन को पूरा करने के लिए अभी आपको बताया गया था कि इस तरह का अगर रोग होगा तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो अभी ये प्रश्न एक बार पुनः यहाँ आया है। तो
देखते हैं हम लोग। मलेरिया, डेंगू, हैजा तो ये नहीं होगा। मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार ये भी नहीं होगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और लास्ट ऑप्शन है मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न जो हैं आपसे जो पहले पूछा जा चुका है उसे ज़रूर लगा के जाएं। ठीक है, अभ्यास ज़रूर करें उसका। नेक्स्ट देखते हैं, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों की कुछ तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। नेक्स्ट है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। नेक्स्ट है, उसे धूप में खुला फैला देती है। नेक्स्ट है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा समूह है, क्योंकि इन्होंने उपरोक्त तकनीक 2 के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो इस तरह से किस चीज़ को रखा जा सकता है, ये जो 3-4 ऑप्शन या तरीका बताया गया है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरीका है या किसको ऐसे रखा जा सकता है। तो हरा धनिया जो है इसको ऐसे रखा जा सकता है। पके हुए चावल को ऐसे नहीं रखा जा सकता है। प्याज और लहसुन को नहीं रखा जा सकता है। काजू की बर्फ़ी को भी ऐसे नहीं रखा जा सकता है। हरा धनिया जो होता है उसको इस तरह से रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट है, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। नेक्स्ट है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो यहाँ पे आपको ये अभी बताया गया था कि सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए और काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेना चाहिए या किस तरह के आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है विटामिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का उपयोग करना चाहिए। तो आप प्रोटीन का प्रयोग करके इस तरह से अपनी मांसपेशियों और बॉडी मांस को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो किस अनुपालन से दांतों को क्षय होने से बचाया जा सकता है, आइए उसको ऑप्शन में देखते हैं। तो 1, 2, 3, तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, तो ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1, 3 और 4, तो दिन में 2 बार ब्रश करें, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो बी ऑप्शन ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। निकटीय रूप से संबंधित हैं, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह मलेरिया, एनीमिया। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन जो है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, यही सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम संबंधी निम्नलिखित सावधानियाँ पढ़ती है। पोस्टर का उद्देश्य है कि
फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो कौन सा रोग ऐसा है जिसके लिए वो पोस्टर निर्माण किया गया है, तो देखते हैं। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक, मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो ऑप्शन देखते हैं इसका, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोटापा और एनीमिया। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरा है जैम की बोतलें, सॉस की बोतलें, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने 2 ढेरियों को कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। घरेलू उपचार कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, यही सही होगा ऑप्शन ए। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हिंजनित रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, हिंजनित रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। तो ऑप्शन देखेंगे, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आशा करते हैं कि आपको ये भाग समझ में आएगा। आपको जो प्रश्न सॉल्व कराया गया है उसको आप प्रैक्टिस में ज़रूर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।